Hello students, welcome to lecture 2 in pharmaceutical analysis first. So the lecture topic is acid base titration. Firstly, we discuss about the acid base concept. Now we will discuss acid base titration. And acid base titration is an experimental procedure used to determine the unknown concentration of an acid or base by accordingly neutralizing it with an acid or base of known concentration. सबसे फर्स्ट हम कोई भी टाइट्रेशन पढ़ने से पहले व्हाट इज द टाइट्रेशन प्रोसेस? टाइट्रेशन इज द इंटरेक्शन और रिएक्शन बिटवीन केमिकल और लिक्विड्स. Titration is a process which is involve the interaction or reaction between two chemical liquids. Okay, so titration, कोई भी titration जब हमें पढ़ना है तो सबसे पहले हमें टाइट्रेशन प्रोसेस के टाइट्रेशन क्या है, व्हाट इज टाइट्रेशन, और टाइट्रेशन प्रोसेस के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो देखने बहुत जरूरी है. तो अगर हम टाइट्रेशन प्रोसेस की बात करते हैं तो फर्स्ट सबसे पहले व्हाट इज टाइट्रेंट हमें पता होना चाहिए. सेकेंड, व्हाट इज titrant. Third is indicator. Fourth is end point and equivalence point. Okay. Fifth is equivalence point. ये एक जनरल डिस्कस करने के लिए, आप टाइट्रेशन जब पूरा पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको डिस्कस होंगी आपको, लेकिन फिर भी एक जनरल कॉन्सेप्ट के लिए बता दे रहे हैं कि जब टाइट्रेशन प्रोसेस हम कोई भी टाइट्रेशन पढ़ते हैं, चाहे वो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन हो, चाहे वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन हो, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन हो, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन हो, these 5 points are very important because titrant is the solution which has known concentration and which is taken in the burette. Titrant is the solution which has a known concentration and it is taken in the conical flask. Indicator which is involved to the change of the color means detection of the end point, and end point it indicates the completion of the reaction, and equivalence point also indicates the completion of the reaction and indicates the molar concentration of the titrant, and titrants are equal. So सबसे first, according to the acid base titration, if titrant is acid means अगर आपका titrant acid है according to the acid base titration, तो जो टाइट्रेंट होगा वो आपका बेस होगा. ठीक है, अगर टाइट्रेंट बेस है तो टाइट्रेंट जो होगा वो एसिड होगा. अब टाइट्रेंट और टाइट्रेंट दोनों में टी और डी का डिफरेंस है. इसको रखते कहाँ हैं? टाइट्रेंट जो होता है वो आपका होता है ब्यूरेट में, मींस जो नॉन कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन होता है विच इज टेकन इन ब्यूरेट. और अगर टाइट्रेंट की बात करें, टाइट्रेंट को हम एनालाइट भी बोल सकते हैं. इट इज टेकन इन द conical flask. This is the burette and this is the conical flask. These two apparatus is also required in the process of titration. Other glassware is also used, but these both are very much important in the process of titration. So titrant taken in burette and titrant taken in means analyte taken conical flask. So when base as a titrant means base of known concentration if taken in burette, so analyte means acid of a known concentration
टेक इन द कॉनिकल फ्लास्क बिकॉज वी हैव टू डिस्कस एसिड बेस टाइट्रेशन. ठीक है, तो फिर से मैं एक बार बता दे रही हूं कि एसिड बेस टाइट्रेशन में एसिड अगर टाइट्रेंट है मींस ब्यूरेट में है, तो जो आपका कॉनिकल फ्लास्क होगा उसमें टाइट्रेंड होगा मींस एनालाइड होगा, जिसका हमें टाइट्रेशन करना है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है अननोन है. और अगर टाइट्रेंड आपका बेस है मतलब ब्यूरेट में है, तो एसिड जो कि जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है वो ब्यूरेट में है, तो अननोन कॉन्सेंट्रेशन वाला सैंपल आपका कॉनिकल फ्लास्क में होगा. ठीक है, तो ये आपका हो गया एसिड बेस टाइट्रेशन. फिर जब हम टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं तो ये टाइट्रेंट और टाइट्रेंट के अलावा इंडिकेटर यूज होता है. इंडिकेटर क्या वर्क करता है? कलर चेंज करने का. जब आप एनालाइट बनाते हैं, एनालिटिकल सॉल्यूशन जो बनता है टाइट्रेंट का सॉल्यूशन जो कि कॉनिकल फ्लास्क में है, जब उसको हम लेते हैं तो उसमें इंडिकेटर इंड्यूस करते हैं. इंडिकेटर वर्क क्या करेगा? अगर आपका जो सॉल्यूशन आपने बनाया है जो कॉनिकल फ्लास्क में है, इफ इट इज कलरलेस, तो इंडिकेटर क्या करेगा? उसमें कलर चेंज कर देगा. कलर चेंज करने के बाद फिर जब आप टाइट्रेशन स्टार्ट करोगे तो एंड पॉइंट में क्या होगा? या तो आपका जो कलर जो कॉनिकल फ्लास्क में आपका सॉल्यूशन है, जो कलर उसमें है, या तो वो डिसअपियर हो जाएगा या फिर जो कलर है उससे फिर से वो चेंज हो जाएगा. तो वो इंडिकेट कर देगा आपके एंड पॉइंट को. तो इंडिकेटर का क्या इंपॉर्टेंस है? चेंज द कलर एंड डिटेक्ट द एंड पॉइंट. फिर एंड पॉइंट में आपको क्या पता चलेगा? या तो आपका कलर जो होगा एनालाइट का जो कि कॉनिकल फ्लास्क में है, या तो वो अपीयर होगा या वो डिसअपियर होगा. और इक्विवेलेंस पॉइंट ही डिटेक्ट कर देगा एंड पॉइंट को, क्योंकि इक्विवेलेंस पॉइंट जो है वो ये बता देगा कि आपका एंड पॉइंट तभी डिटेक्ट हुआ है जब आपका ब्यूरेट में जो सॉल्यूशन है और जो आपका कॉनिकल फ्लास्क में सॉल्यूशन है, दोनों की मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इक्वल हो चुकी है और आपका जो रिजल्ट है, वॉल्यूम है, वो मेजर की मतलब आप कर सकते हो, मतलब एंड पॉइंट आपका डिटेक्ट हो चुका है. तो एसिड बेस टाइट्रेशन इन्वॉल्व द एसिड और बेस वेयर एसिड यूज एज अ टाइट्रेंट, सो बेस यूज एज अ टाइट्रेंट. इफ बेस यूज एज अ टाइट्रेंट देन एसिड यूज एज अ टाइट्रेंट. ओके, फिर उसके बाद it is filled with a solution of strong acid or strong base of known concentration. अगर एसिड हमने स्ट्रॉन्ग लिया है और बेस हमने स्ट्रॉन्ग लिया है, अगर दोनों ही चीजें स्ट्रॉन्ग हैं, तो फिर आपका जो टाइट्रेशन होगा वो लास्ट में एंड पॉइंट में जो सोल्यूशन होगा वो न्यूट्रल होगा. मतलब जब रिएक्शन होगी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की, तो जो आपका एंड पॉइंट आएगा उसमें जो सोल्यूशन बनेगा वो न्यूट्रल हो जाएगा. तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन. ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो टाइट्रेशन का प्रोसेस हमें समझ आ ही गया होगा कि इसमें ब्यूरेट होता है, कॉनिकल फ्लास्क होता है. ब्यूरेट में हम नॉन कॉन्सेंट्रेशन के सैंपल को लेते हैं, या वो एसिड हो सकता है या वो बेस हो सकता है. अगर हम कॉनिकल फ्लास्क की बात करें तो उसमें हम अननोन कॉन्सेंट्रेशन के सैंपल को ले सकते हैं, या वो एसिड होगा या बेस होगा. अगर ब्यूरेट में बेस है तो उसमें एसिड होगा. कॉनिकल फ्लास्क में अगर कॉनिकल फ्लास्क में बेस है तो ब्यूरेट में एसिड होगा. नाउ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अभी हमने देखा था एसिड बेस टाइट्रेशन. नाउ आई विल डिस्कस द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. रिएक्शन होती कैसे न्यूट्रलाइजेशन? ये सिर्फ आपकी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में ही हो सकती है. अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस लिया है, या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, या वीक एसिड वीक बेस लिया है, तो आपका जो सोल्यूशन आएगा वो न्यूट्रल नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनका पीएच जो होगा वो चेंज होगा. और अगर दोनों ही चीजें स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जो पीएच होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब पीएच जो होगा वो 7 होगा. तो अभी हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो बात हम करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस. तो हमने HCl लिया एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस लिया है NaOH एज अ स्ट्रॉन्ग बेस. When they react with each other, it forms salt with water. सॉल्ट का फॉर्मेशन भी होगा जो कि डिसॉल्व किसमें होगा? वाटर में. ठीक है, एसिड बेस एंड फॉर्म वाटर सॉल्ट. न्यूट्रलाइजेशन
is the reaction of an acid and a base which forms water and salt. Net ionic equation for neutralization reactions may include solid acids, solid bases, solid salts and water. फिर कुछ कॉमन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देख सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन में वही होगा, हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ही ले सकते हैं जिससे कि आपका वाटर और सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा. तो HCl तो हम देख ही चुके हैं एग्जाम्पल में. इसके अलावा हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो HNO3 नाइट्रिक एसिड इज ऑल्सो strong acid and NaOH is the strong base. Then when they react with each other it form NaNO3 sodium nitrate as a salt and water which is dissolved in the water. फिर से एक बार यही कॉन्सेप्ट आया है कि ब्यूरेट और जब कॉनिकल फ्लास्क लेते हैं तो कैसे रिएक्शन कराते हैं, क्योंकि अभी हमने ये देखा था कि हमने टाइट्रेशन स्टार्ट करा दिया था. अब टाइट्रेशन करने के कुछ पॉइंट होते हैं कि मतलब किस तरह से हम कर सकते हैं. तो यहाँ पर टाइट्रेशन करते हैं तो जो ये पॉइंट दिख रहा है आपको, दिस इज द स्टॉप कॉक और इसी को ही हम मूव कराते हैं इन द प्रोसेस ऑफ टाइट्रेशन. जब ये मूव कराते हैं, जब हमें टाइट्रेशन स्टार्ट करना होता है तो हम इसको ओपन करते हैं. ओपन करते ही क्या होता है, आपका जो टाइट्रेंट मतलब जो सोल्यूशन है वो स्टार्ट हो जाता है गिरना. तो उससे क्या होता है कि ये हमें मतलब ऐसे ओपन करना होता है कि ये ड्रॉप बाय ड्रॉप ही इसमें कॉनिकल फ्लास्क में आए. डायरेक्ट हम ओपन करके एकदम से लिक्विड को नहीं गिरा सकते हैं, इसको ऐसे ही ड्रॉप बाय ड्रॉप एग्जैक्ट डालना होता है. क्योंकि जब हम आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन जब हम वॉल्यूम मेजर करते हैं तो अगर यहाँ पे हमने मतलब यहाँ हमने सही से टाइट्रेशन नहीं किया है तो जो हमारा वॉल्यूम है उसमें एरर आ जाएगी. वो ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा मतलब जो आपका ये सॉल्यूशन है ये ज्यादा गिर जाएगा, उसकी वजह से वॉल्यूम जो होगा उसमें एरर आएगी. वॉल्यूम में एरर आने की वजह से आपका जब कैलकुलेशन होगी उसमें एरर आएगी. लास्ट में जो रिजल्ट होगा वो भी एरर, उसमें भी एरर ही होगी. तो इस वजह से हमें ये चीज ध्यान रखनी होती है कि जब हम टाइट्रेशन का प्रोसेस करते हैं तो उसमें जब हम सॉल्यूशन ब्यूरेट से गिराते हैं, लेते हैं नीचे, तो वो ड्रॉप बाय ड्रॉप ही डालना होता है. So this is the acid base neutralization titration. ये प्रोसेस होता है पूरा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का. Now the classification of acid base titration. There are 4 types of acid base. First is strong acid with strong base. Second is strong acid with weak base. The third is weak acid with strong base and the fourth is weak acid with weak base. अब इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं. If we can take strong acid then HCl and strong base NaOH. इसके अलावा भी हम जो अदर स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, स्ट्रॉन्ग बेस है, उनकी भी रिएक्शन करा सकते हैं. यहाँ पर जो इनका pH आएगा वो हमेशा 7 ही होगा क्योंकि दोनों चीजें स्ट्रॉन्ग हैं. If we can talk about the weak acid and strong alkali, तो वीक एसिड यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया है एसिटिक एसिड और स्ट्रॉन्ग आपका एल्कली मीन्स बेस है NaOH. तो अगर यहाँ पीएच देखेंगे, अगर इनके वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कली के बीच जब रिएक्शन होती है तो जो पीएच आता है वो स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट है तो इट मीन्स पीएच जो आएगा वो 7 से ऊपर आएगा. वो भी आपका जो ग्राफ आता है, अभी हम आगे न्यूट्रलाइजेशन कर्व पढ़ेंगे उसमें ग्राफ देखेंगे. जब इन चारों जो टाइप हैं एसिड और बेस के, इनकी जो रिएक्शन होती है उसमें ग्राफ बनता है. वो 4 डिफरेंट ग्राफ होते हैं तो उसमें पीएच देखते हैं कहाँ पे आता है. जैसे अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर रहे हैं तो जो ग्राफ आता है वो आपका 7 से अबव आएगा जो पीएच आएगा, और उसमें भी 8 to 14 के बीच में आपका ग्राफ बनता है क्योंकि आपका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है और एसिड जो है वो वीक है. नाउ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl लिया है और वीक बेस अगर NH3 है तो जो ग्राफ आएगा और जो पीएच आएगा वो 7 से कम होगा और ग्राफ जो आएगा वो आपका 4 to 1 के बीच में आएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है. फिर इसी तरह अगर हम वीक एसिड और वीक बेस की बात करें तो वीक एसिड और वीक बेस, जैसा कि लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था कि वीक एसिड और वीक बेस जो होते हैं वो न्यूट्रलाइज
वो डिसोसिएट नहीं होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, तो इट मींस वो जो पीएच है इंडिकेट पीएच मतलब जो उनका एंड पॉइंट है वो डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। एंड पॉइंट डिटेक्ट करने की वजह से उनका ग्राफ जो होगा वो मतलब सही से हम मेजर कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इनका जो पीएच होता है वो बहुत मतलब रेयर हम चेक कर सकते हैं। जो एंड पॉइंट है वो वो मतलब शार्प होता ही नहीं है, क्योंकि दोनों ही चीजें वीक हैं। नाउ द थ्योरी ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन theory is involve the relative strength of acid and relative strength of base, and strength of the acid or base is the depends upon the stronger acid or stronger base. जितना ज्यादा एसिड आपका स्ट्रांग होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथ उसकी होगी, ऐसे ही बेस जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उसकी भी स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड स्ट्रेंथ refers to the tendency of an acid symbolized by the chemical formula Ha to dissociate into a proton H plus and an anion A minus। क्या है कि जो एसिड है जितना मैंने बताया इसकी टेंडेंसी होती है कि जितना आपका एसिड स्ट्रांग होगा उतना ही स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अब हमने यहाँ एक सिंपल सा फॉर्मूला ले लिया है एसिड का Ha, एक कॉमन ले लिया है एसिड Ha। अब Ha जब डिसोसिएट होगा तो वो H प्लस प्रोटॉन और A माइनस एक एनायन में डिसोसिएट होगा, और अगर ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो A माइनस वहां पे एज अ कॉन्जुगेट बेस होगा। तो द डिसोसिएशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड इन सॉल्यूशन इज इफेक्टिवली कंप्लीट एक्सेप्ट इन इट्स मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड का डिसोसिएशन कंप्लीटली होता है, तो लेकिन अगर हम बात करें वीक एसिड की तो उसका डिसोसिएशन नहीं होता है या बहुत रेयर होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर hydrochloric acid, perchloric acid, nitric acid, sulfuric acid. A weak acid is only partially dissociated with both the undissociated acid and its dissociation products being present in solution in equilibrium with each other. अगर हम वीक एसिड की बात करें तो वीक एसिड तो पार्शियली डिसोसिएटेड होता है, तो ये एक इक्विलिब्रियम बना लेता है। अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम लॉ इनके बीच एक जो आपका एसिड और सॉल्ट बनता है उसके बीच में एक इक्विलिब्रियम बन जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि ये अनडिसोसिएट फॉर्म में होता है, तो एक अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हम इसकी एक इक्वेशन देखते हैं और फिर उससे हम इसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं। अब एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट भी वीक एसिड और वीक बेस के लिए थोड़ा डिफरेंट होता है। इससे पहले हम एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट पढ़ने से पहले हम रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेस देखते हैं। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेस इज आल्सो डिपेंड्स ऑन द स्ट्रॉन्गर ऑफ बेस एंड द वीकर ऑफ द बेस। इफ बेस इज स्ट्रॉन्ग देन स्ट्रेंथ ऑफ द बेस इज आल्सो स्ट्रॉन्ग। The higher the dissociation constant, the stronger the acid or base, since electrolytes are created as ions are freed into solution. There is a relationship between the strength of an acid, a base and the electrolyte it produces. Acids and bases are measured using the pH scale. The dissociation of the strong base in solution is effectively complete. वही चीज है कि अगर हम डिसोसिएशन स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो इफेक्टिवली वो कंप्लीट होता है जैसे कि एसिड का होता है, और जितना डिसोसिएशन ज्यादा होगा उतना ही स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, उतना ही आपका स्ट्रेंथ जो भी एसिड या बेस है उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये सारा रिलेटिव स्ट्रेंथ जो भी है, क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ में हम कोरिलेट करते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक को। एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को कोरिलेट करते हैं, दोनों की स्ट्रेंथ देखते हैं, और ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस दोनों को कोरिलेट करते हैं और उसकी स्ट्रेंथ को देखते हैं। नाउ आई विल डिस्कस द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट. Strong acid dissociate completely and therefore do not establish an equilibrium.
However, weak bases to establish equilibrium. This means for weak acids we can make an equilibrium law. क्या है कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, वो तो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएगा, तो डिसोसिएट होने की वजह से कोई इक्विलिब्रियम जनरेट नहीं करेगा. लेकिन अगर वीक एसिड और वीक बेस की बात करें तो वो एक इक्विलिब्रियम जनरेट करेंगे इन जनरल फॉर द वीक एसिड. अगर हम यहाँ पे HA को एज अ वीक एसिड की तरह ले लेते हैं तो और उसकी रिएक्शन मतलब उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो डिसोसिएट होगा H3O हाइड्रोनियम आयन और एक सॉल्ट इसका आ जाएगा, एसिड का ही सॉल्ट होगा, सॉल्ट ऑफ द एसिड. तो अब क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग पूरी तरह से डिसोसिएट तो हो नहीं पाया, तो ये एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लेगा. मतलब अकॉर्डिंग टू द, फिर हम इसमें इक्विलिब्रियम लॉ लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन. आगे हम देखते हैं ये इक्विलिब्रियम लॉ यहाँ पे यूज होगा जिसके अकॉर्डिंग हम पूरा डिसोसिएशन कांस्टेंट देखेंगे अकॉर्डिंग टू द डिसोसिएशन कांस्टेंट. क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन जो होता है वो आपका होता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट. तो यहाँ पे वो प्रोडक्ट लेंगे जो कि आपके फॉर्म हुए हैं आफ्टर द डिसोसिएशन ऑफ द वीक एसिड, और उसका जो रिएक्टेंट था वो ले लेंगे HA और H2O. पहले ये इक्वेशन देखेंगे, these are the products and these are the reactant, और according to the law of mass action product is inversely proportional to the reactant. तो इक्विलिब्रियम लॉ में हम लॉ ऑफ मास एक्शन का ही यूज करते हैं. दिस इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट. डिसोसिएशन कांस्टेंट इज दिस प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. बट water is a liquid and its concentration does not change. अब क्या है, वाटर यहाँ पे जो है प्रोडक्ट में रिएक्टेंट में वो लिक्विड है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होती है. सो वी रिमूव इट. तो हम यहाँ से वाटर को रिमूव कर देंगे एंड रिप्लेस Kc विद K. और जो ये Kc आपने इंडिकेट कर रखा है डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए, उसको रिप्लेस कर देंगे विद K. K इंडिकेट द acid dissociation constant. Kc indicate the dissociation constant, but Ka indicate the acid dissociation constant or ionization constant. Okay, तो ये इक्वेशन आपकी Kc से हो जाएगी Ka is equal to H3O हाइड्रोनियम आयन और एसिड सॉल्ट ऑफ द एसिड और अपॉन एसिड, ना कि आपका वाटर क्योंकि वाटर की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होती, उसको हम हटा देंगे. The acid dissociation constant reflects the equilibrium that exists for acid in solution. यही acid dissociation constant है जो कि equilibrium generate कर रहा है for the weak acid. अब बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करेंगे तो एग्जैक्ट सेम आपका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का जो कॉन्सेप्ट था, सेम वही कॉन्सेप्ट बेस डिसोसिएशन के लिए भी होगा. तो जस्ट एज विद एसिड्स द बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb, इसको क्योंकि इंडिकेट करेंगे Kb से, रिफ्लेक्ट्स द स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस. द हायर द वैल्यू ऑफ Kb द स्ट्रॉन्गर द बेस. जितना ज्यादा आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा होगा उतना ही आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा, जितना ही डिसोसिएशन कांस्टेंट कम होगा उतना ही बेस वीक होगा. तो फॉर एग्जाम्पल द वीक बेस, क्योंकि वो फिर इक्विलिब्रियम जनरेट नहीं करेगा ज्यादा. फॉर एग्जाम्पल द वीक बेस अमोनिया आयनाइजेस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन. अब हम फिर यहाँ वीक बेस के लिए देखेंगे. अमोनिया यूज्ड एज अ वीक बेस इन वाटर एंड dissociate in ammonium ion and hydroxyl ion. The equilibrium law सेम हम वही इक्विलिब्रियम लॉ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन यूज करेंगे जैसा कि हमने एसिड कॉन्सेप्ट के लिए यूज किया था. तो ये आपकी इक्वेशन निकल के आएगी Kb इज इक्वल टू रिएक्टेंट अपॉन द प्रोडक्ट. सो नाउ द examples of the acid base dissociation.
फिर एक बार हम स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस का एक एग्जांपल देखते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल तो हम HCl ही ले लेंगे और वाटर में डिसॉल्व करने पे ये H+Cl- प्रोड्यूस करता है। वीक एसिड की बात करें तो यहाँ हमने एसिटिक एसिड लिया है और इसको वाटर में जब डिसॉल्व किया तो ये एक एसीटेट आयन फॉर्म कर लिया, साथ में H+ आयन देगा। तो ये क्या है, ये पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हुआ है। अब हम इसमें अगर इक्विलिब्रियम लॉ लगाते हैं तो ये फिर रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग इसका एक कांस्टेंट निकल के आ जाएगा, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब हम स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें, स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बेस आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम आयन देगा और हाइड्रोक्सिल आयन देगा। वीक बेस की बात करें तो वीक बेस आपका अमोनिया है और इसको जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो एक अमोनियम आयन देगा और OH, फिर इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकल के आ जाएगा आपका वीक बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू द इक्विलिब्रियम लॉ। सो एक बार फिर से हम देख लेते हैं पूरा कि हमने क्या क्या देखा। एसिड बेस टाइट्रेशन, सबसे पहले एसिड बेस टाइट्रेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू द एसिड बेस टाइट्रेशन वी कैन टेक द एसिड in the burette and base is in the conical flask. If base in the burette, then acid is taken in the conical flask. When acid is in burette, so acid has known concentration. When base is in burette, so base of the known concentration and एसिड ऑफ द अननोन कॉन्सेंट्रेशन। तो एसिड बेस टाइट्रेशन में सबसे हमें ध्यान क्या रखना है कि दोनों का टाइट्रेशन एसिड और बेस का जब भी होगा वो और किसी केमिकल के साथ नहीं, सिर्फ एसिड और बेस के बीच में ही होगा। और जब रिएक्शन होगी तो वो अकॉर्डिंग टू द एसिड और अकॉर्डिंग टू द बेस होगी। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो रिएक्शन जो होगी वो न्यूट्रल होगी, आपका टाइट्रेशन न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन होगा। लेकिन अगर उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक बेस है, मतलब चेंज है एसिड और बेस में, तो उसमें फिर पीएच के अकॉर्डिंग ही उसका टाइट्रेशन करते हैं। तो हम फिर से एक बार पूरा रिपीट कर देते हैं कि एसिड बेस टाइट्रेशन क्या है। द टाइट्रेशन बिटवीन एसिड एंड बेस, व्हेन एसिड इज अननोन कंसंट्रेशन, सो बेस यूज फॉर द टाइट्रेशन ऑफ द एसिड। और इसी तरह अगर बेस इज इन अननोन कंसंट्रेशन, सो एसिड इज यूज्ड एज द टाइट्रेशन फॉर द बेस। फिर इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन। फिर उसके बाद हमने देखा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ही ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम न्यूट्रलाइजेशन की बात करें तो न्यूट्रलाइजेशन सिर्फ आपके स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में ही हो सकता है। उसके अलावा हम कोई भी एसिड और बेस लेते हैं जिनमें डिफरेंस होगा तो उससे पीएच में चेंज होगा। तो यहाँ हमने देखा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस अगर एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे रहे हैं, एक सॉल्ट दे रहे हैं, साथ में एक वाटर दे रहे हैं। उसके बाद फिर ये कुछ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने देखी थी, एक तो ये कॉमन है ही है। उसके बाद हमने नाइट्रिक एसिड लिया जो कि एक एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसकी रिएक्शन एज अ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ कराई, तो ये सोडियम नाइट्रेट एज अ सॉल्ट फॉर्म हुआ और ये वाटर। फिर यहाँ हमने ये देखा था कि जब हम टाइट्रेशन कराते हैं तो हम जब टाइट्रेंट को इंडिकेट कराते हैं इन द कॉनिकल फ्लास्क, तो उसको हम किस तरह से इसमें डाल सकते हैं। तो ये ड्रॉप बाय ड्रॉप ही हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं। इसके बाद फिर हमने क्लासिफिकेशन देखा था। क्लासिफिकेशन ऑफ द एसिड बेस टाइट्रेशन के अकॉर्डिंग 4 टाइप के एसिड बेस टाइट्रेशन होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस एंड वीक एसिड स्ट्रॉन्ग वीक बेस। तो इसके अकॉर्डिंग फिर हमने इनके एग्जाम्पल्स देख लिए थे। नाउ इसके बाद हमने देखा था रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड अकॉर्डिंग टू इन द टॉपिक ऑफ थ्योरी ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन, जिसके अंदर अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द एसिड, pH ऑफ द एसिड, व्हेन
acid is strong, the strength also strong, because it depends the dissociation constant method. Dissociation constant if high, then strength of the acid is also high, because strong acid is dissociate completely, but weak acid is not dissociated and create the equilibrium with each other as reactant and product. फिर relative strength of base is also used as a strong, relative strength is also matched compared with acid. So thank you.